नमस्कार दोस्तों, मैं अमोल पीएससी एक्सपर्ट में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे 1858 की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की। हम लोग सीरीज से चल रहे थे, 1773 से शुरू किया था, 1753 तक आ गए थे। नया लेक्चर है 1858 के बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। 1858 एक्ट के बारे में आज शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि बैकग्राउंड क्या था। जी हाँ, इस एक्ट के बैकग्राउंड में सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि बैकग्राउंड क्या था। देखिए क्या था, 1857 में सबसे पहले हो गई थी क्रांति। क्रांति को सबसे पहले कहा गया था, ब्रिटिश के द्वारा कहा गया था कि यह सिपाहियों का उपद्रव था। भारतीयों ने इसे क्रांति कहा गया। ठीक है, उसे भारतीय इतिहासकारों ने कहा गया कि भारत की महान क्रांति है, ग्रेट रिबेलियन। ठीक है, उसके बाद 1857 की क्रांति या भारतीयों के द्वारा विद्रोह और फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा गया विनायक दामोदर सावरकर द्वारा। तो अलग अलग लोग थे, अलग अलग नाम थे, अलग अलग नाम से लोगों ने इसमें अपना व्यू दिया कि इसको ये कहा गया। अब हम लोग आगे बात करेंगे कि 1857 की क्रांति के कारण क्या थे। सबसे पहला कारण था पॉलिटिकल। देखिए पॉलिटिकल कारण में था कि काफी सारे रूल्स ऐसे आ गए थे, काफी सारे रूल्स जो थे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट लेकर के आ गई थी, जिसके कारण यहाँ की पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी ज्यादा हो गई थी। स्टेबिलिटी पूरी तरीके से खत्म हो गई थी। जैसे बात करें कि लॉर्ड डलहौजी की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, मतलब हड़प नीति। हड़प नीति इतनी जबरदस्त थी कि उसने कई सारे राज्यों को हड़प लिया, कई सारे राज्यों को ब्रिटिश में मिला लिया, तो जिसके कारण भारतीयों में भारी असंतोष उस समय था। तो ये एक रीजन था, ये था पॉलिटिकल रीजन, और जिसके कारण कई सारे रूल्स भी ऐसे थे जिसके कारण पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी वहां पर हो गई थी। अगले कारण की बात करेंगे। अगला कारण था सोशल एंड रिलीजियस। देखिए इसके पहले के एक्ट में ये कहा गया था कि अब आप जा करके अंग्रेजी पढ़ा सकते हैं। अंग्रेजी पढ़ाने के साथ साथ यहाँ ईसाई पादरी लोग भी आ गए थे या ईसाई लोग भी आ गए थे जो अपने धर्म का प्रचार खुलेआम कर रहे थे। तो यहाँ के लोगों को काफी डर था कि कहीं ये हमारे धर्म को नष्ट करके अपने धर्म का ही पूरा वर्चस्व यहाँ पर ना कर ले। तो ये भी एक कारण था 1857 की क्रांति का। अगले कारण की तरफ चलते हैं। अगला कारण था तत्कालिक कारण बोल सकते हैं इसको, इमीडिएटली। ये थे चर्बी लगे कारतूस। कुछ लोगों ने अफवाह फैला दी गई इसमें गाय की चर्बी लगी हुई है, कुछ लोगों ने कहा इसमें सुअर की चर्बी लगी है। गाय की चर्बी के कारण हिंदू दुखी थे, सुअर की चर्बी के कारण मुस्लिम दुखी थे। तो कुल मिला के भारतीयों में यहाँ दुख उस समय व्याप्त हो गया सारे मिलिट्री में, और ये राइफल्स इनको चलाने के लिए दे दी गई थी। तो ये राइफल्स चलाने के कारण ये लोग काफी दुखी थे। ठीक है, अगली हम लोग बात करते हैं मिलिट्री कारण की। तो मिलिट्री कारण में सबसे बड़ा कारण ये था कि भारतीय मिलिट्री को विदेशों में लड़ने जाने भेजने लगे थे, जिसके कारण उनको समुद्र को लांघना था। और कहीं ना कहीं हिंदू धर्म में ये माना जाता है कि अगर आप समुद्र को लांघ रहे हैं तो आपका धर्म भ्रष्ट हो रहा है, आपको धर्म से निकाला जा रहा है या निकाला जाता था। तो उस समय यह कारण भी था जिसके कारण काफी सारे लोगों को ये परेशानी हुई कि वो विदेश लड़ने गए, जब वापस अपने गांव पे लौटे तो उनका बहिष्कार किया गया। उस कारण भी वो काफी परेशान थे। तो ये भी एक कारण था। अगले कारण की बात करेंगे। अगला जो कारण था वो था इकोनॉमिक कारण। देखिए क्या होता था, इसके पहले के समय में राजा महाराजा हुआ करते थे, जहां विभिन्न प्रकार की कलाओं की प्रस्तुति करने वाले लोग जाया करते थे और अपनी कला की प्रस्तुति करके अपने नृत्य की, अपनी विभिन्न प्रकार की कलाएं, हस्तकला है या और भी कोई कला है, तो राजा महाराजा उनको इनाम दे दिया करते थे। परंतु अब कंडीशन ऐसी होगी कि राजा महाराजा खुद गुलाम बन गए थे अंग्रेजों के, तो राजा महाराजाओं के सामने इन कलाकारों का ध्यान रखने का समय ही नहीं था। ये किसी प्रकार से कोई अपने ही में उलझे हुए थे, तो इनका क्या ध्यान रखेंगे। ब्रिटिश के द्वारा इसका परिणाम क्या हुआ? परिणाम यह हुआ कि ब्रिटिश ने इसको सप्रेस कर दिया, या ब्रिटिश ने इस एक्ट को, इस विद्रोह को मिटा दिया गया। ब्रिटिश के द्वारा इस विद्रोह को खत्म कर दिया गया। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे। देखिए हम लोग पॉलिटिकल लेक्चर देख रहे हैं, तो 1857 की क्रांति के बाद हुआ क्या। 1857 की क्रांति के बाद सबसे पहला चेंज तो यही हुआ कि भाई जो अंग्रेज लोग थे वो सोच रहे थे कि भारी मिस्टेक हो गई या गलती हो गई हमसे, तो ऐसी क्या गलती हम लोगों ने करी जिसके कारण इतना बड़ा विद्रोह हुआ। ठीक है, तो अब बात करेंगे कि वो गलती तो हम लोगों ने समझ ली कि ये लोग विद्रोह के क्या कारण थे, लेकिन अंग्रेज सोच रहे थे कि हमसे क्या भूल हुई जो ये सजा हमको मिली। तो सजा तो उनको मिल चुकी थी क्योंकि क्रांति हो चुकी थी। तो क्रांति के बाद वो लोग सोच रहे थे कि कैसे हम इफेक्टिवली अब भारतीयों को कंट्रोल करें या भारतीयों को एडमिनिस्ट्रेट करें, ताकि हम स्मूथली शोषण कर सके या स्मूथली हमारा काम चला सके। ठीक है, उसी दौरान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसी दौरान ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया अगस्त 1858 में, जिसको कहा गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ठीक है, उस एक्ट के पहले जानते हैं क्या कंडीशन थी। ईस्ट इंडिया ब्रिटिश पार्लियामेंट की होती थी, उसकी कठपुतली के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में काम कर रही थी, जिसका पूरा कंट्रोल किसके पास था, जो भारत को पूरे तरीके से कंट्रोल कर रही थी।
भारतीय टेरिटरी पे, जिसको ब्रिटिश इंडिया टेरिटरी कहा जाते थे, पूरी तरीके से ईस्ट इंडिया का कंट्रोल था। और ईस्ट इंडिया कंट्रोल किसकी कठपुतली थी? ब्रिटिश गवर्नमेंट की। लेकिन 1858 के एक्ट में सबसे बड़ा मेजर चेंज ये आया कि इसको हटा दिया गया। आइए और डिटेल में समझते हैं कि 1858 के एक्ट में क्या क्या चेंजेस आए। सबसे पहला चेंजेस तो ये था कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी को कर दिया गया आउट, ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ से बाहर कर दिया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत से हटा दिया गया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी हटने के बाद जो भी यहाँ का शासन था वो किसके अंडर में चला गया? डायरेक्टली ब्रिटिश क्राउन के अंडर में चला गया। ड्यूल गवर्नमेंट की बात करते हैं। ड्यूल गवर्नमेंट जो इंट्रोड्यूस किया गया था 1784 में पिट्स ने, जिसमें हुआ करते थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करते थे कमर्शियल अफेयर्स को देखते थे और बोर्ड ऑफ कंट्रोल यहाँ के सारे पॉलिटिकल अफेयर्स को करते थे मैनेज। तो ये हो गया समाप्त, इसको कर दिया गया खलास। ठीक है, अब आगे हम लोग बात करेंगे कि और क्या चेंज आया। अभी ड्यूल गवर्नमेंट ऑफ का जो सिस्टम था उसको हटा करके सेक्रेटरी के हाथ में, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के हाथ में दे दिया। पहला सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे लॉर्ड स्टैनले। ठीक है, अब ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बेसिकली होते कौन थे? होते थे ये पॉलिटिशियन जो मेंबर होते थे ब्रिटिश पार्लियामेंट के। ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो कैबिनेट होती थी उसके ये सदस्य होते थे। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि ये रहते तो लंदन में थे, तो भारत को मैनेज कैसे करेंगे? तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में रह रहे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने क्या किया, यहाँ पर भारत में एक नया पोस्ट क्रिएट किया जिसका नाम था वॉइस रॉय। और इस वॉइस रॉय का अपॉइंटमेंट कौन कर रहा था? इस वॉइस रॉय का अपॉइंटमेंट कर रहे थे क्राउन। क्राउन इस वॉइस रॉय का अपॉइंटमेंट कर रहे थे। ठीक है, आगे बात करते हैं कि इस वॉइस रॉय की असिस्टेंस के लिए या इस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के असिस्टेंट के लिए 15 मेंबर की एक काउंसिल होती थी जो इनको हर मुद्दे पर एडवाइजरी करती थी। ठीक है, आगे हम लोग और बात करेंगे कि जो ये वॉइस रॉय था उसने किसकी जगह ली थी? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की। देखिए, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ही पहले काम किया करते थे, इस पोस्ट को संभालते थे पूरे भारत को, लेकिन अब वो पोस्ट वॉइस रॉय को चली गई थी। ठीक है, गवर्नर ऑफ इंडिया की पोस्ट को यहाँ से हटा दिया गया। अब बात करते हैं लॉर्ड कैनिंग की। लॉर्ड कैनिंग जो थे वो इसलिए पढ़ना इंपॉर्टेंट है क्योंकि फैक्ट है ये भारत के पहले वॉइस रॉय थे और लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी थे। तो याद रखेंगे केन का डिब्बा या कैनिंग जो भारत के पहले वॉइस रॉय थे और लास्ट गवर्नर जनरल भारत के थे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं क्वींस प्रोक्लेमेशन एक्ट 1858 की। देखिए क्या था, सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास तो हो गया अगस्त में, ठीक है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट किया गया नवंबर 1858 में। अब इम्प्लीमेंट करने के पीछे सबसे पहले तो आम जनता इतनी ज्यादा कंफ्यूज थी उस समय कि इस एक्ट में ऐसा क्या आ रहा है भाई कि ये पहले तो पास हो गया तो पता तो लग ही जाता था जो जागरूक रहते थे कि ऐसा कुछ पास हुआ है, लेकिन उन लोगों को सबसे पहले तो यही था कि इस एक्ट में बदलेगा क्या। ईस्ट इंडिया कंपनी में हम लोग काम कर रहे थे तो सबसे ज्यादा सोच रहे थे जो आर्मी में जो काम कर रहे थे वो पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काम कर रहे थे। तो उन लोगों को सबसे बड़ा टेंशन ये था कि भाई हम लोग तो ईस्ट इंडिया कंपनी के आर्मी मैन है, ईस्ट इंडिया कंपनी को खत्म कर दिया गया तो अब हमारी नौकरी है या गई। लेकिन उस समय फिर क्या होता है, अब आगे समझते हैं। उस समय एक दरबार लगाया जाता है जिसे कहा जाता है इलाहाबाद दरबार। इलाहाबाद में लगाया जाता है 1 नवंबर 1858 में। उसमें इन्वाइट किया जाता है किसान को, उसमें इन्वाइट किया जाता है जमींदार को, उसमें इन्वाइट किया जाता है प्रिंसले स्टेट के सारे राजाओं को। बहुत सी जनता वहाँ पे इकट्ठी कर ली जाती है और लॉर्ड कैनिंग वहाँ पे एक घोषणा पत्र पढ़ते हैं, जिस घोषणा पत्र को इसमें सबसे पहली घोषणा ये की जाती है कि भारत को ब्रिटिशर्स ने अपने छत्र छाया में ले लिया है। भारत अब सीधे सीधे ईस्ट इंडिया कंपनी के नहीं बल्कि ब्रिटिश क्राउन के अंडर में आएगा। अब इसमें क्या चेंजेस आएंगे वो देख लेते हैं। सबसे पहला चेंज तो यह आएगा कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो डलहौजी की थी वो हड़प नीति खत्म कर दी गई है। दूसरी बात ये कर दी गई है कि भारत में रिलीजियस फ्रीडम आपको मिल जाएगी। ठीक है, मतलब आप अपना रिलीजियस बहुत आराम से मान सकते हो। वो कितना प्रैक्टिकल था ये तो हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे, लेकिन हाँ उस समय के एक्ट में रिलीजियस फ्रीडम की बात करी हुई थी। दूसरी बात करी हुई थी नौकरी की जॉब देंगे भारतीयों को, ब्रिटिशर्स जॉब देंगे, अपने आगे कंपटीशन एग्जाम में बैठने का अवसर देंगे, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन आने वाले जॉब्स में उन लोगों को भी अवसर प्रदान किया जाएगा। तो कैनिंग ने ये सब अनाउंसमेंट वहां पर करी और इसी अनाउंसमेंट को कहा जाता है क्वींस विक्टोरिया प्रोक्लेमेशन 1 नवंबर 1858 को। ठीक है, अब देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कहाँ कहाँ आते हैं, बहुत सारी जगह आते हैं। जैसे कि अब ये देख लीजिए, यहाँ सीधा सीधा पूछ लिया गया कि 1 नवंबर को लॉर्ड कैनिंग ने जो क्वींस विक्टोरिया का प्रोक्लेमेशन पढ़ा था, ठीक है, वह दरबार कहाँ लगाया गया था। आप और हमने अभी भी पढ़ा कि वो दरबार कहाँ लगाया गया था, तो वो दरबार लगाया गया था, वो दरबार कहाँ लगाया गया था, वो दरबार लगाया गया था इलाहाबाद में। हम लोगों ने अभी पढ़ा कि इसका जवाब इलाहाबाद है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको एमपीपीएससी, यूपीएससी या किसी अन्य एग्जाम में भी देखने के लिए मिल सकते हैं। आशा करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा।
इस लेक्चर में इतना ही। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, थोड़े से व्यू बढ़ाइए। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।